नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा सिहाग। हिंदी मीडियम की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सचिवालय और निदेशालय के मध्य संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्टरेट एंड सेक्रेटेरिएट। तो देखिए, सचिवालय बेसिकली समस्त विभागों का सम्मिलित नाम है और सचिवालय मूलतः नीति निर्माण से संबंधित, यानी कि सचिवालय की जब हम बात करते हैं तो इसका अभिप्राय क्या होता है, सीधा सरकार या मंत्रालय या विभाग से होता है। निदेशालय क्या होते हैं? निदेशालय कार्यकारी विभाग होते हैं जो सरकार के अधीन कार्य करने वाली संस्था कहलाते हैं। यानी कि निदेशालय जो हैं वो सचिवालय के जो विभाग हैं उनके अधीन काम करते हैं। तो सचिवालय और निदेशालय के मध्य जो संबंध है, कुछ विवाद हैं, कुछ इस व्यवस्था को हमने अपनाया है। सचिवालय और निदेशालय जो व्यवस्था है उसको अपनाने के पीछे, जैसा कि लगभग 200 सालों तक अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ पे राज किया, तो इसका जो ब्रिटेन से इसका सीधा संबंध है। तो क्योंकि ब्रिटिश विरासत में कुछ चीज़ें हमने एज इट इज़ ली हैं। तो सचिवालय और जो कार्यकारी विभाग है यानी निदेशालय अपने अपने कार्य और प्रकृति और प्रशासन में एक दूसरे से भिन्न है। सचिवालय का जो स्थान है वो ऊंचा है और निदेशालय का थोड़ा सचिवालय के कंपैरिजन में नीचे है, निम्न है। सचिवालय क्योंकि नीति के निर्माण से संबंधित है और निदेशालय उसके क्रियान्वयन से संबंधित है। तो सचिवालय में सामान्यज्ञों का प्रभुत्व है, यानी कि जो स्पेशलिस्ट और जो जनरलिस्ट का जो हम विवाद सुनते हैं, सामान्यज्ञ बनाम विशेषज्ञ जो विवाद है, वो सचिवालय और निदेशालय के जो मध्य संबंध है वो एक ही चीज़ है। तो सचिवालय में सामान्यज्ञों का प्रभुत्व है, यानी सुपरमेसी है जनरलिस्ट की, और जो विषय विशेषज्ञ हैं वो निदेशालय में होते हैं। तो सचिवालय और जो कार्यकारी विभाग है, पहले हम उसका डिफरेंस समझते हैं। तो देखिए, सचिवालय मूलतः क्या काम करते हैं? नीति निर्माण से संबंधित, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, और निदेशालय नीति का क्रियान्वयन करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। जो नीति सचिवालय ने बनाई वो निदेशालय उस नीति को क्या करेगा? क्रियान्वित करेगा। इसी के साथ सचिवालय में विभाग का जो प्रशासनिक प्रमुख है वो कौन होता है? सामान्यज्ञ होता है, यानी कि आईएएस और जितनी भी सामान्यज्ञ जनरलिस्ट जो सेवाएं हैं, सामान्यज्ञ जो आईएएस हैं, आरएएस हैं, तो ये सचिवालय में जो विभाग का जो प्रशासनिक प्रमुख है ये सामान्यज्ञ होते हैं। और निदेशालय में प्रशासनिक प्रमुख कौन होते हैं? विषय विशेषज्ञ, यानी कि स्पेशलिस्ट। जैसे अगर कृषि निदेशालय है तो उसमें कृषि अधिकारी, कृषि अनुसंधान, ये क्योंकि एक विशेष स्पेशलाइजेशन की बात करता है, तो निदेशालय में प्रशासनिक प्रमुख विषय विशेषज्ञ ही होते हैं। सचिव का जो प्राय वेतन, अधिकार, सत्ता आदि निदेशक से अधिक होता है, क्योंकि निदेशालय में जो हेड होता है, प्रशासनिक प्रमुख होता है, वो निदेशक होता है। तो निदेशक का अगर हम सचिव, जो सचिवालय में सचिव बैठते हैं, उनसे अगर हम कंपैरिजन करें तो वेतन, अधिकार और सत्ता आदि सचिव से कम होते हैं। इसी प्रकार जो पद सोपान होता है, हायरार्की सिस्टम होता है, तो सचिव का जो स्थान है वो निदेशक से ऊंचा होता है। और क्योंकि निदेशालय नीति क्रियान्वयन से संबंधित है तो निदेशक का सचिव से जो स्थान है वो कम होता है, नीचे होता है। सचिवालय जो स्टाफ है करीब करीब राज्य मुख्यालय में ही स्थापित होते हैं, और जो निदेशालय हैं उनके जो विभागीय मुख्यालय हैं ये मतलब फील्ड में होते हैं, क्षेत्र या जिला स्तर पर भी कार्यरत होते हैं। सचिवालय की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब सीधे सीधे सरकार, मंत्रालय, विभाग से होता है, और निदेशालय का मतलब होता है सरकार के अधीन कार्य करने वाली संस्था। इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सचिवालय एक स्टाफ अभिकरण है और निदेशालय एक सूत्र अभिकरण है। स्टाफ और सूत्र अभिकरण क्या होते हैं? स्टाफ जो अभिकरण होते हैं वो नीति निर्माण से संबंधित, मतलब नीति को बनाने में हेल्प करते हैं, नीति के इम्प्लीमेंटेशन से एसोसिएट नहीं होते। और जो सूत्र अभिकरण होते हैं उनका सीधा सीधा कार्य क्रियान्वयन होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो स्टाफ और सूत्र
ये भी एक डिफरेंस है सचिवालय और निदेशालय में। सचिवालय एक स्टाफ अभिकरण की तरह काम करते हैं और निदेशालय सूत्र अभिकरण की तरह कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनके मध्य संबंधों की, क्या इनमें विवाद है, क्या संबंध है। तो बहुत बार ऐसा पाया गया है, क्योंकि सचिवालय जो है नीति के निर्माण से संबंधित है और निदेशालय नीति के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है, तो इनमें थोड़े संबंध जो हैं उतने कॉर्डियल या उतने सौहार्दपूर्ण नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो कुछ शिकायतें हैं, कुछ आरोप प्रत्यारोप हैं जो हम डिस्कस करते हैं। जैसे सचिवालय जो है, ज़्यादातर सचिवालय की तरफ से जो 2 शिकायतें होती हैं इस व्यवस्था में, वो है कि विभागाध्यक्ष जो हैं उनके पास वो प्रस्ताव भेजते हैं जो पूरी तरह से तैयार नहीं होते या जिस पर विचार करना कठिन होता है। तो ऐसे प्रपोजल्स जो है निदेशालय से सचिवालय की तरफ आते हैं जो पूर्ण रूप से कंप्लीटली तैयार नहीं होते। कभी कभी जो है निदेशालय के जो विभागाध्यक्ष हैं उन मामलों में निर्णय नहीं करते जहां उन्हें शक्तियां सौंपी जाती हैं। जब कभी विभागाध्यक्ष किसी विषय के निर्णय के परिणामों के बारे में भयभीत होते हैं तो ऐसे मामलों को सचिवालय की ओर भेजने की प्रवृत्ति होती है। फिर इसी को उल्टा वो कह देते हैं कि शक्ति का केंद्रीकरण की शिकायत करते हैं, यानी कि किसी विषय पर निर्णय अगर उसके परिणाम फेवरेबल नहीं हो तो ऐसे मामलों को सचिवालय में ही पोस्टपोन, मतलब सचिवालय में ही भेज दिया जाता है, निर्णय नहीं लिए जाते। तो ऐसा जो है सचिवालय के द्वारा शिकायतें होती कि जिन मामलों में विभागाध्यक्ष को निर्णय लेना चाहिए वो मामले भी भेज दिए जाते हैं और जो प्रस्ताव भेजे जाते हैं वो पूर्ण रूप से तैयार नहीं होते। इसी प्रकार निदेशालय की जो शिकायतें हैं वो ये हैं कि निदेशालय जब भी कोई प्रस्ताव भेजता है तो उसको उस विषय पर निर्णय लेने में जो है सचिवालय स्तर पर बहुत समय लग जाता है और जो मतलब एक तरीके से अगर कदम दर कदम उस फाइल का पीछा न किया जाए तो वो प्रस्ताव तो कहीं खो ही जाता है। इसी प्रकार सचिवालय में जो सारी शक्तियां हैं वो सचिवालय ने शक्तियों का केंद्रीकरण कर लिया है, निदेशालय की तरफ से ये आरोप लगते हैं और सचिवालय जो है अपने वास्तविक कार्यों को भूल गए हैं और कार्यकारी विभागों से ही ज़्यादा कार्य करवाते हैं। तो सचिवालय और निदेशालय के मध्य जो संघर्ष और टकराहट है वो ज़्यादातर सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ जो विवाद है, जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट जो विवाद है उसको जन्म देता है। इस समस्या के संबंध में विचारक भी है, जो थिंकर्स हैं वो भी 2 कैटेगरीज में बटे हुए हैं, 2 वर्गों में बटे हुए हैं। तो इस व्यवस्था के विरोध में जो तर्क दिए जाते हैं वो क्या हैं? ये तर्क हैं कि नीति और क्रियान्वयन के मध्य स्पष्ट रेखा खींचना अत्यधिक महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि बस इसी बात, क्योंकि कार्य का अनावश्यक दोहराव हो रहा है और नीति और क्रियान्वयन के मध्य स्पष्ट रेखा खींचना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है। तो इसके पीछे जो है एक कार्य कार्यकारी विभाग में संपन्न होने के बाद पुनः सचिवालय में उसे दोहराया जाता है, तो बिना बात जो है अनावश्यक कार्य में देरी की जाती है। और सचिवालय में जो है अत्यधिक शक्तियों का केंद्रीकरण भी दिखाई देता है। सचिवालय के जो पदाधिकारी हैं वो तकनीकी विभागों की समस्या को ठीक से नहीं समझ पाते, ये भी एक मैटर है। और विषय विशेषज्ञ और मंत्री के जो मध्य सामान्य की जो उपस्थिति है विभिन्न मुद्दों को संदिग्ध बना देती है, सस्पिशियस बना देती है। सभी जो महत्वपूर्ण विषय हैं उन पर नीतियों का जो निरूपण है वो केंद्रीय मंत्रालय और योजना आयोग जैसे संस्थाओं द्वारा किया जाता है, तो इससे राज्य सचिवालय का जो क्षेत्र है वो भी संकुचित हो जाता है। अनेक जो कार्यकारी विभागों के अध्यक्ष विशेषज्ञ के बजाय सामान्यज्ञ ही होते हैं। तो जब सामान्यज्ञ विभागाध्यक्ष द्वारा कोई प्रस्ताव प्रस्तावित होता है तो सचिवालय में दूसरे सामान्यज्ञ द्वारा उस प्रस्ताव की समीक्षा का क्या औचित्य है। सचिवालय का दृष्टिकोण हर विषय में नकारात्मक है, हर प्रस्ताव पर छिद्रान्वेषण के अलावा कुछ नहीं होता है। ये बातें, ये तर्क वर्तमान व्यवस्था के विरोधियों द्वारा दिए जाते हैं कि नीति और क्रियान्वयन के मध्य स्पष्ट रेखा खींचना ही इम्पॉर्टेंट बनता जा रहा है, कार्य का अनावश्यक दोहराव होता है। इस व्यवस्था के जो समर्थक है वो कहते हैं कि नीति को अगर हमने क्रियान्वयन से मिला दिया तो जो संदेह और विरोधाभास है ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए दोनों को पृथक रखना, नीति को, निदेशालय और सचिवालय व्यवस्था को बनाए रखना ज़रूरी है। मंत्री का जो अनुभव होता है, क्योंकि मंत्री पॉलिटिक्स में होते हैं, तो प्रशासनिक अनुभव और अत्यंत व्यवस्था के कारण जो तकनीकी जो कार्य है या फिर जो भी नीति निर्माण में सहायता की आवश्यकता है वो निदेशालय ही प्रोवाइड कर सकते हैं, इसलिए सचिवालय निदेशालय व्यवस्था को बनाए रखना जरूरी है। कार्यकारी जो प्रमुख हैं और राजनीतिक कार्यपालिका के मध्य जो दूरी है वो स्वच्छ प्रशासन के हित में मानी जाती है, यानी कि
जो कार्यकारी प्रमुख हैं, सचिव होते हैं, निदेशक होते हैं, तो एक राजनीतिक कार्यपालिका के मध्य इनकी जो दूरी है वो एक अच्छे प्रशासन के लिए ज़रूरी है। जो तर्क हैं इस व्यवस्था के विरोध में और इस व्यवस्था के अगेंस्ट में, इसमें ये कहा जा सकता है कि वर्तमान व्यवस्था के विरोधियों के जो तर्क में वज़न अधिक है। कुछ आयोग और समितियों ने इस संबंध में अपने अपने विचार दिए हैं, जैसे बंगाल प्रशासन जांच पड़ताल समिति, डीजी कर्वे की अध्यक्षता में जो समिति है, उन्होंने निदेशालय को सचिवालय से पृथक करने का और इस व्यवस्था को बनाए रखने का समर्थन किया है। इसी प्रकार प्रशासनिक सुधार जो आयोग है, अभी तक 2 प्रशासनिक सुधार आयोगों का निर्माण हुआ है। तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो है वो 1986 से 70 के बीच में आया था। तो इसने एक जो सुझाव दिया है वो कहा है कि कुछ मामलों में दोनों संगठनों का विलय किया जा सकता है, बाकी मामलों में दोनों में यथास्थिति बनाई रखी जा सकती है। यानी कि कुछ जगह पे सचिवालय निदेशालय का विलय कर सकते हैं और कुछ मामलों में कुछ जो मैटर हैं, कुछ जो विषय हैं, उनमें इनको अलग अलग रखना सही रहेगा। तो इस तरह से बीच का मार्ग निकालने की प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने रिकमेंडेशन की। जो ये टॉपिक है आपका सचिवालय और निदेशालय के मध्य संबंध, इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी ये प्रश्न पूछा जाए आपसे कि सचिवालय और निदेशालय के मध्य जो संबंध हैं, तो उसमें सबसे पहले आपको सचिवालय और निदेशालय क्या है उनके भेद को समझाना है। उसके बाद में समर्थन में 2-3 तर्क और विपक्ष में 2-3 तर्क, और इस व्यवस्था के समर्थन में जो हमने बात की तर्क और विरोधियों के द्वारा जो तर्क दिए गए, उनको 2-3 पॉइंट्स लिखने के बाद प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग और जो डीजी कर्वे और बंगाल समिति जो भी रिकमेंडेशन समितियों ने दी है, तो उसको हम अपने आंसर के लास्ट में मेंशन करें, तब हमारा आंसर जो है वो कंप्लीट भी होगा। और क्योंकि ये जो सचिवालय निदेशालय का जो विवाद है, जो संबंध है, वो सामान्य वर्सेस जो स्पेशलिस्ट है, सामान्य वर्सेस विशेषज्ञ जो बनाम जो मुद्दा है उसी से संबंधित है। और क्योंकि कोई भी व्यवस्था अपने आप में उसके मेरिट्स भी होते हैं, डिमेरिट्स भी होते हैं, तो इसी तरह इस व्यवस्था के मेरिट्स भी हैं और डिमेरिट्स भी हैं। तो वर्तमान में हमने ये व्यवस्था अपनाई हुई है, तो इसके पीछे जो भी व्यवस्था अपनाई जाती है उसके पीछे काफ़ी अध्ययन करके उसे अपनाया जाता है। तो वर्तमान व्यवस्था में कुछ कमियां हैं, तो उसकी कमियों को दूर करने का हम उपाय बता सकते हैं। थैंक यू।